आज की कहानी एक हंसती खिलखिलाती लड़की की है। उसकी हर सेल्फी में उसकी जिंदा दिल मुस्कान देखते बनती थी। लेकिन शायद उसका सबसे मुस्कुरा कर बातें करना, हंसना, खिलखिलाना और जिंदा दिल मुस्कुराहट ही उसकी जान की दुश्मन बन गई। पेशे से वो लड़की एक फिजियोथेरेपिस्ट थी। उस लड़की का खौफनाक अंजाम हुआ और ये मर्डर पूरी तरह से ब्लाइंड मर्डर केस था। अपना घर एक ऐसी जगह है जहाँ पर हम सबसे ज़्यादा अपने आप को सेफ महसूस करते हैं। लेकिन अगर अपने ही घर में कोई खौफनाक घटना घटित हो जाए तो फिर कोई क्या करे। एक तरफा प्यार, ब्रेकअप और प्यार में पागल दीवानों के कारण न जाने कितने मर्डर को अंजाम दिया जाता है, जिसमें शिकार होती हैं भोली भाली मासूम लड़कियां। हमेशा लड़कियों को ही इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। निर्भया के बाद हमारे देश में कड़ी कानून व्यवस्था लागू होने के बाद भी लड़कियों के प्रति अपराधों में कमी नहीं आई है। लड़कियों को प्यार में धोखा मिले, लड़कियां अगर किसी को इग्नोर करें तो उन्हें इसकी भी सज़ा मिले। हमेशा लड़कियां ही क्यों भुगतें। तो कहानी को पूरा जानने के लिए वीडियो में एंड तक बने रहें और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यह मामला है मुंबई का। तारीख थी 5 दिसंबर 2016। मुंबई के विले पार्ले ईस्ट इलाके में रात 3:30 बजे के करीब वहां के लोगों ने एक फ्लैट के फर्स्ट फ्लोर पर आग की तेज लपटें और धुआं निकलते हुए देखा। देर रात को किसी फ्लैट का इस तरह का मंजर होना एक भयानक घटना थी। जैसे ही वहां के लोगों को इस बात की खबर मिलती है, वो लोग उस फ्लैट के करीब जाते हैं और ग्राउंड फ्लोर में रह रहे लोगों को फौरन जगाया गया। उस फ्लैट में नीचे के फ्लोर पे माता पिता रहते थे और फर्स्ट फ्लोर में उस परिवार की बेटी रहती थी। उस लड़की का नाम श्रद्धा पांचाल था, जो करीब 25 वर्ष की थी और पेशे से वो एक फिजियोथेरेपिस्ट थी। तो जिस कमरे में आग लगी हुई थी उस कमरे में श्रद्धा ही रहती थी। तो लोगों ने जब ये बात श्रद्धा के पेरेंट्स को बताई तो वे लोग फौरन ऊपर की ओर भागे। वे लोग यही सोचकर भागे थे कि जल्द से जल्द वे अपनी बेटी को जगाकर वहां से निकाल लेंगे। लेकिन जैसे ही वे लोग उस कमरे में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि कमरे का दरवाज़ा बाहर से बंद है, जबकि हमेशा श्रद्धा अंदर से ही दरवाज़ा बंद करके सोती थी। उन्हें बड़ी हैरानी हुई। आनन फानन में दरवाजे की कुंडी खोली गई और जैसे ही दरवाज़ा खुला, अंदर का मंजर देखकर सबके होश उड़ गए। अंदर धुआं ही धुआं भरा हुआ था। श्रद्धा की किताबों और कपड़ों वगैरह का ढेर लगाकर उसमें आग लगाई गई थी, जिसमें से तेज धुआं और आग की लपटें निकल रही थी। इसी के साथ उनकी नज़र जमीन पर पड़ी श्रद्धा पर पड़ी, जो नग्न अवस्था में थी और उसी की जींस उसके गले से लिपटी हुई थी। उसके शरीर पर जगह जगह जलने और चोट के निशान थे, यानी कि उसी के जिन्स से उसकी गला घोटने की कोशिश की गई थी। आस पड़ोस के लोगों की मदद से श्रद्धा के माता पिता ने उसे जैसे तैसे बाहर निकाला और फौरन श्रद्धा को अस्पताल ले जाया गया। लेकिन हॉस्पिटल पहुंचने पर श्रद्धा को वहां के डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित किया। फौरन मौके से पुलिस को खबर दी गई और पुलिस ने जब श्रद्धा का पोस्टमार्टम करवाया तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में श्रद्धा की मौत की वजह गला घोंटने यानी स्ट्रैंगुलेशन पता चली और जिसके निशान मौके वारदात पे सभी को पहले ही मिल चुके थे, उसके गले में लिपटे जीन्स की सूरत में। और जिस तरह से श्रद्धा के जिस्म पर एक भी कपड़ा नहीं था, उसे देखकर ये शक था डॉक्टरों को, घरवालों को, पुलिस को कि शायद श्रद्धा का यौन शोषण भी हुआ होगा। तो जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तो ये शक भी बिल्कुल सच साबित हुआ। श्रद्धा की हत्या किए जाने से पहले उसके साथ दरिंदगी की गई थी, हैवानियत की गई थी। ये अपने आप में एक भयंकर और गंभीर घटना थी, क्योंकि श्रद्धा के अपने घर में ही ये भयंकर कांड हुआ था। आखिर ऐसा कौन हो सकता था जिसने इतनी दीदा दिलेरी दिखाते हुए ऐसी भयंकर और खौफनाक घटना को अंजाम दिया था। ऐसे कैसे हो सकता था कि एक रिहायशी इलाके में एक फ्लैट में घुसकर लड़की को अपने गलत इरादों का शिकार बनाते हुए फरार होना, ये एक चौंकाने वाली, भयानक और रहस्यमयी घटना थी। अब पुलिस इस मामले की छानबीन में जुट जाती है। श्रद्धा के रेपिस्ट और उसके कातिल का पता लगाने के लिए अलग अलग पुलिस की कई टीमें बनाकर उन्हें अलग कार्यभार संभालने का आश्वासन दिया जाता है। इस मामले की छानबीन में शुरू में पुलिस को कोई क्लू नहीं मिल रहा था। मौके वारदात पे भी कोई ऐसी चीज़ नहीं मिली थी जिससे कातिल का कुछ सुराग मिल सके। लेकिन जब तफ्तीश आगे बढ़ाई गई और श्रद्धा के माता पिता से पूछताछ की गई तो उन्होंने बताया कि आज श्रद्धा का जन्मदिन था, जिसकी पार्टी वो अपने दोस्तों के साथ मना कर लौटी थी।
और थक कर वो अपने रूम में सोने चली गई थी। इसी सिलसिले में पुलिस ने उस बिल्डिंग में और बिल्डिंग के आसपास के दूसरे इलाकों में जितने सीसीटीवी कैमरे लगे थे, सारे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज की स्कैनिंग जारी की। घटना चूंकि 5 दिसंबर 2016 को हुई थी, तो पुलिस 5 दिसंबर 2016 की रात से 6 दिसंबर की सुबह तक के सभी फुटेज की स्कैनिंग कर रही थी और इस कोशिश में पुलिस को पहली कामयाबी हाथ लगी। पुलिस ने देखा कि उस इमारत के आसपास और श्रद्धा के घर के आसपास जो इलाका है, वहां पर एक संदिग्ध नौजवान रात के अंधेरे में घूम रहा है। वो लड़का इलाके के घरों में ताक झाँक करता नजर आ रहा था और सभी के घरों के दरवाजे का लॉक चेक कर रहा था। वो दरवाजों के लॉक को खींचता हुआ नजर आ रहा था। यह रात के 1-1:30 बजे का वक्त रहा होगा। वो संदिग्ध व्यक्ति देर तक उस इलाके में घूमता हुआ नजर आ रहा था। सीसीटीवी फुटेज में जब ये तस्वीर पुलिस को मिलती है, पुलिस की शक की सुई उस व्यक्ति पर जाकर टिक जाती है और पुलिस को लगता है कि इसी लड़के ने इस खौफनाक घटना को अंजाम दिया होगा। पुलिस उस व्यक्ति की पहचान करने की कोशिश करती है। आसपास के लोगों को उसकी तस्वीर दिखाई जाती है, लेकिन कोई भी उस लड़के को पहचान नहीं पाता। हालांकि फ़ोटो में उस लड़के का चेहरा साफ नज़र तो नहीं आ रहा था, लेकिन पुलिस इस उम्मीद से उसकी तस्वीरों को सबको दिखाती है कि हो सकता है कोई पहचान ही ले, हो सकता है कि ये लड़का यहीं कहीं आसपास का ही हो। लेकिन इसके बावजूद उस संदिग्ध व्यक्ति की पहचान नहीं हो पाई थी। अब पुलिस अपने खबरियों को अलर्ट करती है और उस इलाके के आसपास के मार्केटों में उस लड़के की फ़ोटो दिखाकर उसकी तलाश जारी की जाती है और पुलिस का यह कदम कारगर साबित हुआ। जल्द ही ये पता चला कि वो जो लड़का है वो एक साईं ज्वेलर नाम की ज्वेलरी शॉप पर काम करता है। वो एक सुनार है। इस बात की खबर लगते ही पुलिस की एक टीम उस ज्वेलरी शॉप पर पहुंची और उस लड़के की तस्वीर दिखाकर उसके बारे में दुकान के मालिक से पूछताछ की कि क्या ये लड़का आपके यहाँ काम करता है। तो उस दुकान का मालिक और वहाँ काम करने वाले दूसरे कुछ लोगों ने उसे पहचान लिया और उन्होंने पुलिस को बताया कि हाँ, ये लड़का यहीं काम करता है और इसका नाम देवाशीष धारा है। वहाँ से पुलिस को ये भी जानकारी हासिल हुई कि ये देवाशीष मूल रूप से पश्चिम बंगाल का रहने वाला है। जब ये घटना घटी थी और अब तक पुलिस को देवाशीष का पता लगाने में 4-5 दिन का समय लग गया था, तो पुलिस ने जब दुकान पर यह पूछा कि अब इस समय देवाशीष कहाँ है, तब उन्होंने बताया कि देवाशीष अब से कुछ रोज़ पहले पश्चिम बंगाल के लिए रवाना हो गया है और वो ये बता कर गया है कि गांव में उसकी ज़मीन को लेकर एक पड़ोसी से उसके परिवार का झगड़ा चल रहा है और वो उसी ज़मीन के झगड़े को सुलझाने के लिए अपने गांव जा रहा है। मुंबई पुलिस को जिस देवाशीष धारा की तलाश थी, उसका अपनी जगह ना होना पुलिस का शक देवाशीष पर गहरा कर रहा था। अब पुलिस को इस केस की कड़ियाँ जुड़ती नजर आ रही थीं। पुलिस इसके बाद उस किराए के मकान में पहुंची जहां देवाशीष रहा करता था, यह पता लगाने के लिए कि जिस रोज़ यानी 5 दिसंबर को ये घटना हुई, उस दिन देवाशीष कहाँ था, वो कब घर लौटा, कब दुकान गया, वगैरह वगैरह, यानी उसकी उस दिन की पूरी दिनचर्या का पता करने। देवाशीष उस किराए के मकान में एक दूसरे लड़के के साथ रूम शेयर करके रहता था। उस लड़के से जब पुलिस द्वारा पूछताछ की गई तो उसने बताया कि जहाँ तक उसे याद है, 5 दिसंबर को देवाशीष रात को काफ़ी देर से घर आया था, यानी तकरीबन 3-3:30 बजे, और उसने उसके देर से आने का कारण भी देवाशीष से पूछा था। तब देवाशीष ने अपने रूममेट को कोई जवाब नहीं दिया और चुपचाप अपने बिस्तर पर जाकर सो गया। इतनी बात उस रूममेट ने देवाशीष के बारे में पुलिस को बताई, लेकिन देवाशीष का कुछ पता नहीं चल पा रहा था और इधर मुंबई पुलिस धीरे धीरे ही सही देवाशीष के खिलाफ सबूत इकट्ठा कर रही थी। और अब जब पुलिस को लगा कि देवाशीष को पकड़ना बहुत ज़रूरी हो गया है, तब मुंबई पुलिस की एक टीम पश्चिम बंगाल पहुंची और पश्चिम बंगाल से देवाशीष को फाइनली अरेस्ट कर लिया गया। हालांकि गिरफ्तारी के वक्त देवाशीष ने खुद को बेकसूर बताया और कहा कि मैंने कुछ नहीं किया, मैं अपने रूम पर ही था, मैं अपने काम से खाना खाने के बाद अपने रूम पर जाकर सो गया था। लेकिन उसके झूठ की पोल तो उसके रूममेट ने पहले ही पुलिस के सामने खोल दी थी और इसके अलावा उसकी सीसीटीवी फुटेज भी पुलिस के पास मौजूद थी। जब उससे कड़ाई से पूछताछ की गई और उसे सीसीटीवी फुटेज और उसके रूममेट की बताई हुई बात बताई गई, तो उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया, क्योंकि उसके पास अब कोई दूसरा रास्ता नहीं था। हालांकि सार्वजनिक तौर पर जब भी उससे किसी ने पूछा तो उसने इस जुर्म में अपना हाथ होने से इनकार किया,
लेकिन चूंकि जब पुलिस इस केस की जांच कर रही थी तो उसे अदालत के सामने कुछ पक्के ठोस सबूत भी पेश करने थे, उसके जुर्म को साबित भी करना था। सिर्फ सीसीटीवी फुटेज की मदद से अपराध में उसके शामिल होने की पुष्टि नहीं होती, तो पुलिस को साइंटिफिक एविडेंस भी जुटाने थे। इसी सिलसिले में पुलिस ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट के साथ साथ कुछ डीएनए सैंपल भी कलेक्ट किए थे। ये डीएनए सैंपल उसी कमरे के थे जिस कमरे में ये घटना हुई थी। तो क्या देवाशीष उस रात उस जगह पे मौजूद था कि नहीं, ये जानना पुलिस के लिए एक चुनौती थी। तो पुलिस ने उस रूम की बेडशीट से कुछ सैंपल कलेक्ट किए। तो जब देवाशीष गिरफ्तार हुआ तो उसके भी डीएनए सैंपल लिए गए और उन सैंपल को जांच के लिए फॉरेंसिक लैब में भेज दिया गया। और जब जांच की रिपोर्ट आई तो उसमें इस बात का खुलासा हो गया कि देवाशीष ही श्रद्धा का कातिल और रेपिस्ट है, क्योंकि उसके डीएनए के सैंपल उस कमरे में मिले सैंपल से मैच हो गए थे और यह अपने आप में एक बहुत ठोस एविडेंस था। अब जब देवाशीष पूरी तरह से घिर गया, डीएनए सैंपल पुलिस के हाथ लग गया, जब उसके पास झूठ बोलने की गुंजाइश नहीं थी, तो पुलिस को उसने 5 दिसंबर की उस रात की पूरी कहानी बताई। उसने बताया कि यहाँ वो अपने घर से दूर अकेले रहता है और उसकी ये आदत थी कि अक्सर वो दूसरे लोगों के मकानों में ताक झांक किया करता था। जब उस रात भी वो उस इलाके में ताक झांक कर रहा था और सबके घरों के दरवाजों को चेक कर रहा था कि वो ठीक से बंद है या नहीं, तो इत्तेफाक से जब उसने श्रद्धा के कमरे का दरवाज़ा टटोला तो उसे खुला पाया। जैसे ही उसने श्रद्धा के दरवाजे को ज़रा सा पुश किया, वो दरवाज़ा खुलता चला गया। दरवाज़ा खुलते ही उसने अंदर देखा कि एक लड़की सो रही है, जिस लड़की को वो अक्सर आते जाते अपनी दुकान पर बैठकर देखा करता था। इसके बाद देवाशीष के मन में जो शैतान, जो वहशी था, वो जाग गया। श्रद्धा को बेसुध सोता देखकर उसकी नीयत खराब हो गई। वो फौरन श्रद्धा के पास गया और उसके साथ गलत हरकतें करने लगा। जो दिन भर की थकन और अपने बर्थडे पार्टी से वापस लौटकर दरवाज़ा अंदर से बंद करना भूल गई थी। थकन और नींद में जब उसे अपने पास किसी और के होने का एहसास हुआ तो वो जाग गई, लेकिन जब तक श्रद्धा संभल पाती, देवाशीष ने उसे काबू कर लिया। इसके बाद रात के अंधेरे में एक मर्द के आगे श्रद्धा अपनी असमत बचा नहीं सकी। देवाशीष ने न सिर्फ उसके साथ दरिंदगी की, बल्कि उसी की जिन्स से उसका गला कसकर उसे मौत के घाट उतार दिया। श्रद्धा मजबूरी और बेबसी से अपनी मौत और जिंदगी के बीच लड़ती रही और फिर वो उस दरिंदे के सामने हार गई। पुलिस को देवाशीष के खिलाफ कोई सबूत न मिले, इस इरादे से देवाशीष ने श्रद्धा की कुछ किताबों, सामान और कपड़ों का ढेर इकट्ठा करके उसके कमरे में आग लगा दी और वहां से फरार हो गया। लेकिन जब लोगों ने आग की लपटें और धुआं उस कमरे से निकलता देखा तो ये मामला सबके सामने आया। घर वालों ने बाद में ये भी बताया था कि उस रात श्रद्धा की एक सहेली भी उसके साथ उसके कमरे में देर रात तक थी, लेकिन 12-1 बजे के बीच वो चली गई थी और श्रद्धा अकेली अपने कमरे में सो चुकी थी। लेकिन अपनी सहेली के जाने के बाद श्रद्धा अपना कमरा अंदर से बंद करना भूल गई थी और शायद वो रात उसकी भूल के कारण ही उसकी ज़िंदगी की सबसे खौफनाक रात साबित हुई थी। तो इस तरह अगर श्रद्धा को इतनी गहरी नींद नहीं आई होती और वो अपना दरवाज़ा अंदर से बंद कर लेती तो शायद ये हादसा उसके साथ नहीं होता। तो इस तरह एक सरफिरे हवस के दानों के कारण एक डॉक्टर जो काफ़ी जिंदा दिल और हंसमुख थी, उसकी इतनी खौफनाक मौत नहीं होती। तो इस मामले में 2019 में मुंबई की एक अदालत ने देवाशीष धारा को फांसी की सज़ा सुनाई। फिलहाल ये मामला बॉम्बे हाई कोर्ट में लंबित है और फांसी की सज़ा पर आखिरी फैसला अभी नहीं हुआ है। तो इस कहानी के बारे में आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आपका एक कमेंट हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऐसे ही सत्य और आपराधिक घटनाओं को जानने के लिए हमारे चैनल क्राइम फाइल्स पर बने रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें। जय हिंद।